हेलो एवरीवन। फ्लूइड में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज एपरेंट वेट। लास्ट लेक्चर में आपने लर्न किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, उसी से ये लिंक है। सो लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट अपने पास है और उस ऑब्जेक्ट को अपने को मेज़र करना है, उसके वेट को मेज़र करना है बेसिकली। सो अगर ये ऑब्जेक्ट किसी मीडियम पर प्लेस्ड है, जिसका जब हम एबीडी बनाएंगे देन यू विल रियलाइज कि इस पर एक mg का फोर्स लग रहा होगा। एंड इन केस ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है किसी सरफेस पर, या फिर इसको हम वे करते हैं, इसका वेट को मेज़र करते हैं, तो हमको वेइंग मशीन पे प्लेस करना होता है। सो वेइंग मशीन जो हमको मेज़र करके बताता है वो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन बताता है। नाउ लेट्स से कि ये किसी मीडियम पर है, दिस इज अ मीडियम, और वो मीडियम कोई लिक्विड हो सकता है, मे बी इनसाइड वाटर और मे बी एयर और मे बी एनी गैस। सो अगर ये मीडियम है तो आप पाओगे कि मीडियम भी इस पर एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं बॉयंसी। सो जो रीडिंग आएगी मशीन की या फिर इसके वेट के बारे में वो नॉर्मल रेशन डिसाइड करेगा। सो नॉर्मल रेशन इज गोइंग टू बी द रीडिंग। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेजर्ड वेट या अपेरेंट वेट को लेट से हम लोग डब्ल्यू डैश से लिखते हैं। देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर इक्वेशन बनेगी नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg माइनस बॉयंसी। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है यही अपेरेंट वेट होता है। So apparent weight is basically measured by the normal reaction in case of a weighing machine. स्प्रिंग बैलेंस होता है तो वो फिर स्प्रिंग के फोर्स के टर्म में मेजर होता है। नाउ वी कैन से कि ये अपेरेंट वेट हो गया, ये जो mg है वो एक्चुअल वेट है। इस mg को हम लोग लिख सकते हैं मास, जो मास है ऑब्जेक्ट का, उस मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। बॉयंसी के बारे में क्या लिखेंगे, सबमर्ज्ड वॉल्यूम। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसी मीडियम पे ही है, इसका मतलब इंटायरली सबमर्ज्ड है, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम वही आएगा जो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है, यानी यहाँ पर मीडियम हो जाएगा, मीडियम का डेंसिटी इनटू जी। सो यू विल फाइंड कि इसका एक्सप्रेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, वी ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो ये 1 बचेगा माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ना इसको आप चाहो तो बैक एम के टर्म में लिख सकते हो, तो ये mg बन जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जी ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो किसी भी मीडियम पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास या वेट मेजर करते हैं तो उसके लिए अपना ये एक्सप्रेशन आता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट इनटू दिस फैक्टर, से इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Many time we can also write it as in this way that this is m into g effective. So in case अगर आप बायंसी के इन्फ्लुएंस को g के साथ लिंक करना चाहो तो g के साथ लिंक कर सकते हैं, जहाँ पर g effective को क्या लिखेंगे, this g effective will become 1 minus density of medium divided by density of object into g. So जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के साथ इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। Now if you can use this way g effective, then you'll find we will be having the net gravitational force. मोरोवर हम लोग ये भी जानते हैं कि जो बायंसी होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, इसलिए माइनस साइन ज़रूर आएगा। सो दैट मीन्स वेट जो होगा वो जी इफेक्टिव से दिया जा सकता है, और अगर कभी आगे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में ही नॉर्मल रेशन रहेगा, क्योंकि वही उसके नॉर्मल रेशन को क्रिएट कर रहा होगा। फाइन, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो कई बार ऐसे टर्म यूज़ करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ये है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये, दोनों का सिमिलर मीनिंग है। सो किसी भी सब्सटेंस को अगर हमको डेंसिटी पता है और किसी दूसरे रेफरेंस का डेंसिटी पता है, तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम सब्सटेंस का जो डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वो रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो अगर इन जनरल लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू this is a ratio, basically that's a density of matter or material or substance, जिस सब्सटेंस को लोग यूज़ कर रहे हैं उस सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, जिसको हमने रेफरेंस यूज़ किया उसके रिस्पेक्ट में उसको रिलेटिव बोलते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड जो हम लोग रेफरेंस लेते हैं वो वाटर लेते हैं। सो लिक्विड के केस में ये जो रिलेटिव डेंसिटी होती है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। सो वाटर के रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी।
फॉर एग्जांपल अगर कभी आपको ऐसा देता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका रिलेटिव डेंसिटी दिया हो गया हो, तो उससे हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स से कि ऐसा बोलते हैं कि इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.8. जब हम रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे तो उसका यूनिट नहीं होगा, वो डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि डेंसिटी बाई डेंसिटी का रेशियो है. देन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि देन फाइंड डेंसिटी ऑफ वुड. तो कोई भी मटेरियल का अगर हमको रिलेटिव डेंसिटी पता है तो उससे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं. डेंसिटी नोन है तो उससे रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं. तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी विल से कि रिलेटिव डेंसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वुड और द मटेरियल और ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर. ना जो वाटर की डेंसिटी होती है उसको हम लिखते हैं 1 ग्राम पर सीसी, और यू कैन राइट इट एज 1000 kg पर मीटर क्यूब. सो ये भी आपको रिजल्ट ऐसे याद रखना पड़ता है ये वाटर के लिए. ना अगर ये 0.8 लिखा आपने, सो ऑब्जेक्ट या वुड का जो भी आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है वो आपको अगर ग्राम पर सीसी में यूज़ करना कैलकुलेट करना है तो उसको ग्राम पर सीसी में लिखेंगे. अगर आपको केजी पर मीटर क्यूब में है तो केजी पर मीटर क्यूब में लिखेंगे. तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट का यानी वुड का. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह मैं वुड लिख दे रहा हूँ. डिवाइड बाई वाटर, वाटर की डेंसिटी 1 थी ग्राम पर सीसी. सो अपना आंसर क्या आ जाएगा, वी विल गेट द डेंसिटी ऑफ वुड, दैट मीन्स द मटेरियल वी आर यूजिंग इज गोइंग टू बी 0.8 ग्राम पर सीसी. सो यहाँ से एक पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है या रिलेटिव डेंसिटी होती है वही उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है इन ग्राम पर सीसी. क्योंकि ग्राम पर सीसी में वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 होती है, इसलिए उनको वाटर को हम रेफरेंस ले लेते हैं. इनकेस अगर आपको केजी पर मीटर क्यूब में कैलकुलेट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आपका आंसर बन जाता है. सो इस तरह के जो टर्म्स आते हैं उनको अपने को समझना है. इन ब्रॉडर सेंस दे आर रिलेटेड टू एनी रेफरेंस. इन लिक्विड केसेस दे आर स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू वाटर. So there's example. That example is based on apparent weight. So ऐसा बोलता है कि ब्लॉक है आपके पास, there's a block. It has a weight 200 ग्राम in air. और अगर इसको आप मेज़र करते हो किसी लिक्विड में यानी वाटर में, तो वाटर में इसका वेट आ रहा है 180 ग्राम. हम लोग जानते हैं कि अगर वाटर पे जाएंगे तो वेट कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है, क्योंकि बायंसी बढ़ जाता है. सो अपने को डेंसिटी कैलकुलेट करनी है ब्लॉक की, तो इसको यूज़ करके हम उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे. सो व्हाट द आइडिया इज़ कि एयर को आप चाहो तो एयर को एज्यूम कर सकते हो दैट्स इट्स ओरिजिनल वेट. क्योंकि एयर में जो एयर की डेंसिटी होती है वो निग्लिजिबल होती है. सो बायंसी कम होने की वजह से हम उसको बोलते हैं कि दैट इज गोइंग टू हैव अ वेट वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वन. सो ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल वेट है उसकी वैल्यू 200 ग्राम दी जा रही है. लेकिन जो अपरेंट वेट आएगा, अपरेंट वेट होता है एक्चुअल वेट इन द ब्रैकेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था. ना यहाँ पर अपरेंट वेट अपने को पता चल रहा है दैट इज 180. एक्चुअल अपने को पता है दैट इज 200. 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी है, तो इसको रो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हमसे निकाल सकते हैं. ये जो डेंसिटी आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम पर सीसी में आएगा, क्योंकि हमने वाटर को 1 लिखा हुआ है. आपसे रिलेटिव डेंसिटी पूछता है तो इसी नंबर का रेसिप्रोकल पता कर लेते हैं, वहाँ से भी बता सकते हैं. तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो कुछ ऐसा आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 200 माइनस 200 डिवाइड बाई density of object. Further simplification will lead to 200 divided by density of object is equal to 200 minus 180. So ये 20 बचेगा. So अब लिख सकते हो density of object is equal to 200 divided by 20, which is basically 10. So अपना आंसर आ जाएगा 10 ग्राम पर सीसी. इसका मतलब उस ब्लॉक का जो डेंसिटी रहा होगा वो 10 ग्राम पर सीसी रहा होगा. इन केस अगर ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, तो हम केवल 10 देते, ग्राम पर सीसी नहीं, बिकॉज की रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में डायमेंशंस को नहीं रखते हैं, क्योंकि उसका डायमेंशन नहीं होता है. फाइन, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं. सो बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए. तो शॉर्ट में लिख सकते हैं इट इज़ अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन से that is used to measure atmospheric pressure.
कैसे मेज़र करता है, क्या वर्किंग होती है, वो हम लोग इस यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। आपने पढ़ा था कि लाइक एटमॉस्फेयर के पास प्रेशर होता है बिकॉज देयर इज सो मेनी gases in the atmosphere, they are moving. So gas particles, they are moving. When they collide with any surface, they transfer the momentum and hence there's a pressure acting. So momentum के थ्रू अगर हम उसको प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, so it's going to be lengthy process. उसके लिए हमारे पास एक रेडीमेड ये डिवाइस रहेगी। ये डिवाइस अपने को बताएगा कि कितना प्रेशर बनने वाला है, और इसको किस तरह से मैकेनिज्म वर्क करता है वो समझाता मैं आपको। लेट्स से आपके पास एक ग्लास का कंटेनर है और ट्यूब है अदर, और इस ट्यूब को आपने कम्प्लीटली फिल कर दिया। सो वी विल फिल अ ट्यूब ऑफ ग्लास कम्प्लीटली। ये जो ग्लास का ट्यूब लेना है, इसकी लेंथ 1 मीटर लेनी है, और इस तरह से कि इसके पास स्केल बना होगा सो दैट वी कैन ईजिली सी हाउ मच लेंथ इज, हाउ the length of any part of it can be measured using that scale. Along with this, एक कंटेनर अपने को लेना होगा, और उस कंटेनर में सेम लिक्विड को फिल कर देते हैं। सो इसी लिक्विड को हमने इस कंटेनर में फिल कर दिया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स, और ये हमारे लिए किस तरह से प्रेशर कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। सो व्हाट द मैकेनिज्म इनसाइड इज। ना इस पे जो लिक्विड फिल करेंगे वो मरकरी फिल करेंगे, इस पर भी मरकरी को फिल करते हैं। देन आफ्टर क्या करेंगे कि इस ग्लास ट्यूब को इस पर अपसाइड डाउन को प्लेस कर देंगे, अपसाइड डाउन। जब इसको अपसाइड डाउन प्लेस करेंगे तो कुछ ऐसा अपीयर करेगा, एंड यू विल फाइंड कि मरकरी का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। सो कुछ ऐसा हो जाएगा। हाउ मच दिस हाइट फ्रॉम द मरकरी सर्फेस इज, ये हम इजिली मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय यूजिंग द स्केल दैट इज अटैच्ड विद इट। ना इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, सपोज कर लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं 1 पॉइंट दे रहा हूँ, तो ये जो 1 पॉइंट वाला एरिया होगा, यहाँ पर आप पाएंगे कि ये वैक्यूम हो चुका होगा। दैट मीन्स नथिंग इज प्रेजेंट देयर। सिंस वो वैक्यूम हो गया, सो 1 पॉइंट का प्रेशर आपको पता चलेगा इट्स गोइंग टू बी 0। सो वैक्यूम हैज अ 0 प्रेशर। वी कैन ऑप्ट अनदर पॉइंट्स लाइक पॉइंट 2 ऑन द सर्फेस एंड अनदर पॉइंट इन द लाइन ऑफ दिस पॉइंट 2, उसको हम 3 पॉइंट नाप दे सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ पॉइंट 2, तो हम बोलेंगे पॉइंट 2 का प्रेशर वही होगा जो पॉइंट 3 का प्रेशर है, और ये सारे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट कर रहे होंगे। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको अपने को कैलकुलेट करना होता है। नाउ वी नो कि किसी लिक्विड में अगर हम डेप्थ पे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो उस पॉइंट को यूज़ करते हुए हम बोल सकते हैं कि थर्ड पॉइंट का जो प्रेशर आएगा वो 1 पॉइंट से स्टार्ट करेगा और डेंसिटी ऑफ मरकरी G/H के बराबर हो जाएगा। ना P1 की वैल्यू 0 है, ये हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करा लिया था। और P3 की वैल्यू वही होगी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अपने को पता चलेगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आएगी वो डेंसिटी ग्रेविटी इंटू H के बराबर आएगी। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर हमको ये पता चल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है और किस फॉर्मूले से गवर्न कर रहे हैं। यहाँ पे जो डेंसिटी यूज़ होगी वो किसकी डेंसिटी होगी? मरकरी की। तो ये भी हम लोग याद रख सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, दैट इज 13.6 ग्राम पर cc, और वी कैन से 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी अपने को पता होता है, ग्रेविटी अपने को पता होता है। अगर ये ट्यूब की लेंथ पता कर लेते, कॉलम की लेंथ पता कर लेते, तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि पी नॉट की वैल्यू कितनी है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर की किसी भी लोकेशन पर अगर अपने को प्रेशर मेजर करना है, इस अरेंजमेंट को ले जाएंगे और एच को मेजर कर लेंगे और इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्रेशर बता सकते हैं पास्कल्स में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कई बार क्या होता है कि हम ये कन्वर्जन करते ही नहीं है, डायरेक्टली एच के टर्म में भी बताते हैं तो चलता है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में आप देखोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट नॉर्मल कंडीशन, और सी लेवल पर अगर आप होंगे देन यू विल फाइंड कि एच की वैल्यू कितनी आएगी। एच की वैल्यू आती है 760 mm या फिर 76 mm आती है, सेंटीमीटर अदर। सो 760 mm और 76 mm, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg मीन्स मर्करी कॉलम की लेंथ के बराबर होता है। सो मैनी टाइम यू विल फाइंड कि जो प्रेशर को हम लोग मेज़र करते हैं वो mm ऑफ Hg
या फिर सेंटीमीटर ऑफ एचजी के टर्म में मेज़र करते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है कि बैरोमीटर से आप मेज़र कर रहे हो और बैरोमीटर की केवल हाइट पकड़नी है, उसी हाइट से हम बता देंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना चल रहा है। सो हाइट के टर्म में भी प्रेशर को दिया जा सकता है और ये बैरोमीटर की फंक्शनिंग है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी लोकेशन पर हम इस इंस्ट्रूमेंट से पता कर लेते हैं। फाइन। नेक्स्ट सिमिलर टाइप डिवाइस है जिसको मैनोमीटर कहते हैं। इससे भी हम लोग प्रेशर को ही मेज़र करते हैं, बट पर्टिकुलरली कन्फाइंड फ्लूइड के लिए। सो इसको लिख सकते हैं, इट इज़ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर of confined fluid. So in case you have been given some confined fluid, you can easily measure the pressure using this device. How it functions, that's important for us. तो उसके लिए एक इस तरह का अरेंजमेंट बना लेते हैं। लेट्स से कि ये अपने पास एक चैम्बर है या सिलेंडर है। इस सिलेंडर पर गैस फिल्ड है और इस गैस का प्रेशर कितना है ये अपने को मेज़र करना है। So this gas has certain pressure, we want to measure it. उसके लिए अपने को क्या करना होगा कि यहाँ पर एक ओपनिंग करना होगा और यहाँ पर ओपनिंग करने के बाद यहाँ से पाइप को कनेक्ट करेंगे और इस डिवाइस को यहाँ से अटैच कर लेते हैं। डिवाइस कैसे बना होता है? डिवाइस कुछ इस तरह का यू शेप का ट्यूब होता है। सो अगर मैं इसको रफली बनाऊँ तो इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ दिस। और इस पर्टिकुलर ट्यूब में आप एक लिक्विड को फिल कर लेते हो, वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी अपने को पता होती है। पर्टिकुलरली मर्करी या वाटर में से आप किसी को यूज़ कर सकते हो। जब आपने इसको भर लिया, लेट से आपने इस पर मर्करी को फिल किया हुआ है, ये गैस है, तो इस अरेंजमेंट को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि गैस के अंदर कितना प्रेशर चल रहा है। हाउ वी कैन फाइंड इट आउट? लेट से गैस का प्रेशर पी है, इसी पी को पता करना है। सो हम यहाँ पर भी गैस आ जाएगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर एक पॉइंट चूज करते हैं, लेट से दिस पॉइंट इज़ 1। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 पॉइंट का वही प्रेशर होगा जो गैस का प्रेशर है। क्योंकि यहाँ हालांकि ये रोजीएच वाला टर्म आएगा, लेकिन गैस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए आप बोलोगे कि 1 पॉइंट का प्रेशर और ये एंटायर गैस का प्रेशर सेम है। फिर 1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करोगे, यहाँ पर एक पॉइंट चूज करोगे, इसका नाम है 2। बॉटम से आप देखोगे, बॉटम का एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, जितना ड्रॉप इधर आएगा प्रेशर में उतना ही ड्रॉप इधर आएगा। इसको मतलब 1 और 2 पॉइंट का प्रेशर बराबर आने वाले हैं। तो अगला पॉइंट आएगा कि 1 और 2 पॉइंट के प्रेशर्स इक्वल है। फिर ये हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं कि ये हाइट कितनी है। लेट्स कॉल इट H3। यहाँ पर एक पॉइंट ले सकते हैं 3 का प्रेशर कितना रहा होगा? 3 का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक रहा होगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। सो अपने रूल के अकॉर्डिंग हम 2 पॉइंट का प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड पे नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। सो ये आएगा प्रेशर ऑफ 3 पॉइंट प्लस ρgh। Now P2 is that pressure which is P1. P1 is that pressure which is of gas. So we can say कि गैस का जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट वी आर यूजिंग, नॉट ऑफ द गैस। सो ये डेंसिटी इसका यूज हो रहा है मर्करी का, जिसके बारे में हमको पता रहता है। सो डेंसिटी ऑफ मर्करी G/H। H अपने को वहाँ पे मेजर करना है। एज सुन एज वी मेजर H, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द प्रेशर ऑफ द गैस। तो किसी भी गैस का अगर या कन्फाइंड फ्लूइड का प्रेशर मेज़र करना है, सिंपली इस तरह से यूट्यूब का अरेंजमेंट बनाएंगे और ये मेज़र करेंगे कि कितना हाइट है। यहाँ पर इसको मैंने H3 लिख दिया था, इसको हम केवल H लिख लेते हैं। सो इस H पर डिपेंड होते हुए अपना आंसर आ जाता है और इस पर ग्रेविटी उस लोकेशन की होगी जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और डेंसिटी उस फ्लूइड की होगी जो आपने इस चैनल पे फिल किया है। इसका गैस की डेंसिटी से कोई कनेक्शन नहीं है और P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको यूज़ कर लेते हैं। फाइन। सो मैनोमीटर से भी हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, वो भी किसी भी कन्फाइंड फ्लूइड के लिए है। बैरोमीटर जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Well, so far we have covered this static part of fluids. That's also called fluid statics. Sometimes it is also called hydrostatics. In next video lecture, we will be learning about fluid dynamics. So that will be the part of the next lecture. Thank you, everyone.